संस्था के मेंबर सेक्रेटरी आदरणीय मेरे मित्र प्रोफेसर धनंजय सिंह जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक, देश की एक प्रमुख चिंतानायक राम बहादुर राय जी, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर रमेश चंद जी, नीति आयोग के सम्मान्य सदस्य, प्रोफेसर किशोर कुमार बासा, चेयरमैन नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, प्रोफेसर मजहर आसिफ, जामिया मिलिया के नवनियुक्त वाइस चांसलर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, डायरेक्टर जनरल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज RIS, डॉक्टर मोहम्मद शाम इकबाल जी, डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, प्रोफेसर बद्रीनारायण तिवारी जी, काउंसिल मेंबर ICSSR, प्रोफेसर TCA आनंद जी, फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, आदरणीय प्रोफेसर TV कट्टीमणि जी, वाइस चांसलर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जिनको आज जिंदगी में एक नया अवसर मिला, ऐसे सभी यंग रिसर्चर फ्रेंड्स और पत्रकार मित्रगण। मित्रों, मैं खुद समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मैं ICSR के जन्म वर्ष याद कर रहा था, 1969, और मेरा जन्म वर्ष भी 1969 था। और मैं पिछले 40 साल से सामाजिक काम पे स्कूल डेज से जुड़ा हूँ, और मैं पिछले 25 साल से पब्लिक रिप्रेजेंट, पहले देश की स्टूडेंट यूथ मूवमेंट में काम करता था। एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, फील्ड वर्क तो किया ही है जिंदगी में। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बिहेवियरल एस्पेक्ट से लेकर फंक्शनल एस्पेक्ट की प्रैक्टिशनर भी हूँ, और पिछले 25 साल से कोई ना कोई डेमोक्रेटिक फोरम पे मैं प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है, मैं पिछले 10 साल 6 महीने से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शासन प्रणाली का एक स्टेक होल्डर हूं। मैं तो रिसर्च विशेष करके सोशल साइंस की रिसर्च, ये कॉन्फ्लिक्ट शायद कई सेंचुरी से चल रहा होगा। विज्ञान और समाज विज्ञान में से प्राइमेसी किसकी है? और मैं स्वाभाविक एक सोशल साइंस की विद्यार्थी के नाते मेरे मन में रहता है, सोशल साइंस की स्पष्टता नहीं होने से साइंस की आवश्यकता नहीं होगी। एक व्यक्ति को जब जब आवश्यकताएं पड़ी, जो एक शब्द कहते हैं, व्हेन समवन इज पुश्ड टू द वॉल ही बिकेम ए इनोवेटर। और इसकी जो समझ, इसकी कॉन्शियसनेस, जिसकी कोई टेंजिबिलिटी नहीं है, ये इंटेंजिबल है, ये चेतना के स्तर पे है, ये सोशल साइंस है। मैं खुद को सोशल साइंस की 2015 में दुनिया में 25% जॉब की नेचर बदल गई। 2028 तक दुनिया की 44% की जॉब बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगी। कुछ साल पहले AI नहीं था, कुछ दशक पहले इंटरनेट नहीं था,
एक कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी में आज पानी, एयर, फूड मटेरियल, शेल्टर, क्लोथिंग, ये जितना महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। इंटरनेट अनावश्यक अति आवश्यक हो चुकी है। साइंस को मटेरियली समझा जा सकता है, सोशल साइंस को अनुभव किया जा सकता है। ये दोनों विरोधी है क्या? नहीं। आफ्टर ऑल फिजिक्स, साइंस वालों के अंदर भी पूछो तो उनके वहां भी कंपटीशन है। फिजिक्स वाले कहेंगे हम ही है। मटेरियल साइंस की, पार्टिकल की दुनिया की समझ तो हमारे पास है, लेकिन केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि हमारे बिना कोई फिजिक्स बन पाएगा क्या? और बायो साइंस वाले कहेंगे ये तो सब इनर्ट विषय में आप बात करते हो, लिविंग बीइंग तो हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारी समझ है। ये तो शायद मेरे कभी कभी लगता है कि मनुष्य को नियंता ने जब बनाया होगा, ये इंटरनल कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया भी देके छोड़ा होगा। इसको हम आगे बढ़ते हुए भारत में सोशल साइंस, जब हम 21वीं सदी में, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 20th सेंचुरी में थर्ड डिकेड में क्या हो रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन करिए। 1920s टू 1930s तक, या आगे फिर 40s में, 40s तक तो 30s तक तो शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बनना शुरू हो गई थी। ऐसा 37-38 तक तो राज्यों में अंग्रेजों को थोड़ा स्पेस देना ही पड़ा। एक नया प्रकार की रचना हमारे देश में बन गई। भारत एक नई दौर पे गया। अभी 21st सेंचुरी में हम थर्ड डिकेड में हैं। थर्ड डिकेड में हम कई परीक्षा भी इन दिनों में दिया है। मटेरियल वर्ल्ड में भारत की उपस्थिति, एनर्जी कंजम्पशन में कहिए, डिजिटल स्टैक बढ़ाने की दुनिया में कहिए। अभी एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च फाउंडेशन ने दुनिया की 64 कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ट्रैक किया है पिछले कई सालों से। कौन सी देश उस 64 टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा है, उसमें भारत पहला 5 देशों में एक है। और आउट ऑफ 64, 35 टेक्नोलॉजी के अंदर भारत 5 के अंदर है। आउट ऑफ 64, 35 में भारत 5 के अंदर है। इसलिए भारत की भौतिक उपलब्धि पिछले दिनों में भी रहा है, आज भी है, और आज नई विगोर के साथ है, नई उमंग के साथ है। ये इसीलिए हुआ है कि भारत में कोई भी सिविलाइजेशन समाप्त हो जाती, आप सब समाज शास्त्र के विद्यार्थी हो, दुनिया में कई प्रकार की सिविलाइजेशन आज सिर्फ किताबों में है। मायन सिविलाइजेशन किताबों में है। दुनिया के अनेक सिविलाइजेशन किताबों में है। भारत निरंतर एक जीवंत समाज करके खड़ा है, हम उसके हिस्से हैं। ये चेतना के कारण, ये समझ के कारण आज हमारी भौतिक उपलब्धि भी है। इसलिए ICSSR जो काम किया है, और मैं आज बधाई देता हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव और प्रोफेसर धनंजय सिंह जी को। आपने आपकी संस्थानों के माध्यम से फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप, डीप रिसर्च, सोशल
साइंस के ऊपर अनेक संस्थाओं के आधार पे रिसर्च करना, रिसर्च ग्रांट देना, एक इकोसिस्टम बनाई है। लेकिन इस कैरियर की चकाचौंध की दुनिया में आपने 40 अमूल्य रत्न आज यंग रिसर्च स्कॉलर के नाम पे, रिसर्च इंटर्नशिप के इंटर्न के नाते आपने जिनको लाया, मैं उनमें से सभी के ऊपर उनकी आंखों की, चेहरे की चमक देख रहा था। मैं उतना ही देखने के लिए आया हूं, हमारी देश में नई पीढ़ी की सोशल साइंस के प्रति प्रतिबद्धता कितने उत्साह के साथ है। मैं आश्वस्त हूं, ये उत्साह निश्चित रूप में देश में हमारी सभ्यता को, हमारी सिविलाइजेशन को अनेकों दिन तक ऐसे ही जीवंत रखेगा। इसी विश्वास को देखने के लिए मैं आया हूं। बाकी बहुत विद्वान है, आप लोग अच्छे करोगे, इस शुभेच्छा है। मैं जिंदगी की मेरे 2 अनुभव बताता हूं, रिसर्च सोशल साइंस की कैसे काम करता है। मित्रों, मैं जब जनप्रतिनिधि बना, शायद देश की सबसे कोयला उत्पादन जिस तहसील में होता है, मैं उस तहसील का हूं। उड़ीसा की अनुगुल जिले की तालचेर एक स्थान है जहां देश की आज 800 मिलियन टन कोयला उत्पादित होती है। उनमें से 110 मिलियन टन एक ही तहसील से होता है। संजोग से या सौभाग्य से मैं उस तहसील का व्यक्ति हूं। तब मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, उस मिनरल इकोनॉमी को बचपन से देखा हूं, कई लेयर्स उसका देखा हूं, आज भी देख रहा हूं। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी मैं देखता हूं डिस्प्लेसमेंट को लेके और लैंड को लेके बिहार में क्या ताकत नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या ताकत नहीं, जो नेतृत्व, जो समझ, जो दबंगई, जो साहस, ये देश में कुछ जगह पे देखने को मिलता है। लेकिन मैं बात तो पूरा सुनिए, ताली मारना नहीं मना बाद में तय करेंगे। लेकिन इस दबंगई, उस साहस एंड कहां होता है? खाड़ी के देशों में मजदूरी करने में होता है, भारत की दक्षिण की अर्थनीति को मजबूत करने में होता है, मुंबई की अर्थनीति को ताकत देने में होता है। अभी परिस्थिति बदल रहा है, बनारस बदल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है, बिहार की सड़कें ठीक हो रही है, ये सब हो ही रहा है। लेकिन आप ये मत भूलिए, बेगूसराय में, बेगूसराय का नाम आप सीरियल के OTT के कारण मत जाइए, बेगूसराय में बिहार की प्रारंभिक दिनों की एक बहुत विजनरी मुख्यमंत्री थे श्री बाबू, श्री कृष्ण सिंह जी। उन्होंने तब देश के अंदर पहला रिफाइनरी बरौनी, मेरे इलाका में, मैं फिर मेरे जगह का याद दिलाता हूं, मेरे इलाका में हर एक साल अमूमन 5000 करोड़ रुपया की कंपनसेशन मिलता है। ये अलग बात है, फिर घूम फिर के उसका एक प्रकार के टिपिकल सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वहां चलता है। आधे दारू की भट्टी में चले जाता है, आधे कंज्यूमर गुड्स खरीदने में चले जाता है। कंज्यूमिंग इकोनॉमी की एक हॉटस्पॉट मेरे गांव बना है। कोयला के लिए रॉ मटेरियल लैंड है। मैं उस सामाजिक विवर्तन को मैं प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहां पहुंचा हूं। सामाजिक जीवन में विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण पूंजी होता है। मैं अगर एंथ्रोपोलॉजी ना पढ़ता, मैं कॉलेज की जमाने में अगर 1 महीना कोई जंगल में एम्पिरिकल स्टडी नहीं करता, फील्ड सर्वे नहीं करता, तब मैं शायद उस जमीन अधिग्रहण की पीड़ा को ना समझता। इसलिए हर एक व्यक्ति जो पब्लिक पॉलिसी में काम करेगा, पब्लिक पॉलिसी का अर्थ नहीं सिर्फ सोशल साइंस की स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिस में रहेंगे। एक इंजीनियर अगर वर्क साइट पे काम करता है, उसको सोशल साइंस के समझ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उसकी प्रकल्प लगाते हुए उसको मैकेनिकल प्रोडक्ट ना माने हो, उसको ह्यूमन एंगल से दिखेगा तो प्रकल्प सही हो जाएगा।
ये मेरा एक जिंदगी की प्रैक्टिस और अनुभव मेरे आत्मविश्वास बढ़ाने में, उस लैंड एक्विजिशन की कंसर्न, उसकी प्रति जो मेरे मन में एक सामाजिक शास्त्र के छात्र के नाते जो संवेदना की समझ बनी, मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि ये सारे करते क्यों हैं आप? क्या ये 25,000 6 महीने की स्कॉलरशिप में यूपीएससी की एग्जामिनेशन की थोड़ा सहूलियत हो जाएगी इसीलिए करते हैं? मैं मानता हूं इसीलिए नहीं करते हैं, उस पीड़ा तक पहुंचनी पड़ेगी। मित्रों, मैं दूसरी उदाहरण देके मेरे बात खत्म करूंगा। इसकी अहमियत, मैं 2014 में पेट्रोलियम विभाग की काम संभालने के मेरे को आदेश हुआ प्रधानमंत्री जी से। तब जब मैं उस विभाग में पहुंचा, थोड़ा विरासत में हमको कुछ विचित्र प्रकार की भूमिका वहाँ मिली थी। देश में विवादों से घिरा हुआ और पारदर्शिता की अभाव के कारण कई सारे विषय वहाँ स्पष्ट नहीं था। तब समझ भी कम थी उस विषय में, डर भी था। ये सारे के अंदर मैं ढूंढते रहा कि मेरे मूल प्रशिक्षण की दुनिया कहाँ यहाँ है। वहाँ तो जियो फिजिक्स की पढ़ाई मैंने किया, जियो केमिस्ट्री की पढ़ाई किया, जियो पॉलिटिक्स की पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग की थोड़ा बहुत समझ बढ़ाई। हर एक साल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 1.5 लाख करोड़ रुपया की प्रकल्प क्रियान्वयन करता है। अगर मैं उसकी समझ बढ़ाऊं तो तभी तो जाके उसकी सही समय में पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है समझ पाऊंगा। ये सब बढ़ाया है मैंने। डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत समझी, खाड़ी के देशों को समझा, ऑयल उत्पादन की राजनीति को समझा, पेट्रो डॉलर को समझा। ये समझते समझते मैं मेरे विषय को भी ढूंढ रहा था। उस समय में मेरे को एक समाजशास्त्री मिले, अमेरिका की विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले, कई 2-3 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर थे, कोलंबिया की मूलतः प्रोफेसर शायद थे। वो हर एक साल 4 महीना आके भारत में रहते थे। इस बार कोरोना में उनकी निधन हो गई, प्रोफेसर कॉर्क स्मिथ। वो आके 30 साल तक वो भारत में गरीबों की चूल्हा कैसे होती है, उस चूल्हे की इम्पैक्ट क्या होती है, यानी धुआं की इम्पैक्ट क्या होती है, उसके 30 साल की एक उनके पास एम्पिरिकल डाटा और सर्वेक्षण था। और उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स का भी स्टडी किया, बिहेवियरल साइंस का भी स्टडी किया, हेल्थ पैटर्न का स्टडी किया, अफोर्डेबिलिटी का स्टडी किया, और उसके समाधान की रास्ता उन्होंने भी कुछ सोच के रखा था। किसी मित्र ने मेरे को कहा कि जब हम इसमें इस हार्डकोर इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में सामाजिक भाव कैसे निकाले, इसकी जब मेरे मन में आवश्यकता लगी कि इसमें से तो सब करते रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, एनर्जी को सहज तरीके से सामान्य लोग तक पहुंचाने की कुछ रास्ता निकालो। उतना एक आइडिया उन्होंने दिया मेरे को, एक आदेश दिया। वो विषय और मेरे मन की रचना दोनों को मैं जोड़ता था। कर्क स्मिथ साहब ने कहा कि देखो, तुम्हारे वहां एलपीजी 14 करोड़ लोगों के घर में है, तुम्हारे घर में लगभग 30 करोड़ घर है। तब 14 की बात मैं कह रहा हूं, आज की संख्या थोड़ा बड़ी हुई है परिवारों की। 30 करोड़ लोगों की अंदर से 14 करोड़ में 16 करोड़ में एलपीजी नहीं है, और विशेष करके बॉटम ऑफ द पिरामिड में नहीं है। ये उसकी 4 सामाजिक कारण है, ये 4 उसकी सामाजिक कारण है। उसकी कुछ रास्ता निकालो समाधान के लिए। उन्होंने कुछ रास्ता बताया, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उसको रखा, और उसकी सुखद उपज हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आज देश की 32 करोड़ घरों में, 31 या 32 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला तथा एलपीजी कनेक्शन बढ़ा हुआ है। जो लोग, उसमें से हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किया। देश में पहली बार, हमारी देश में एक शब्द लगाया जाता है
तथाकथित, क्या शब्द में लगाऊंगा, मैं थोड़ा हिंदी में पुअर हूँ, थोड़ा अभिजात्य लोग, बड़बले लोग और इंग्लिश स्पीकिंग लोग हमारी गांव की विजडम को जुगाड़ू कहते हैं। मैं उसको इनोवेटर मानता हूं, लेकिन ये बड़े लोग उसको थोड़ा कहते हैं जुगाड़ू टाइप का, लगे काम चलाऊ हो जाता है, कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर ही देता है। मैं उसको मानता हूं तो इनोवेटर है। हमारी देश में हमने उस प्रकार की समाज रचना में कहा कि भाई देखो, आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़नी चाहिए। आपकी जो सब्सिडी हम प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं उसको हम बैंक खाते में देंगे, डीबीटी करना पड़ेगा। आपकी बैंक खाता, आपके आधार नंबर और आपकी एलपीजी कंज्यूमर नंबर को जोड़ेंगे। ये एक इकोनॉमिक विषय नहीं था, हम उसमें सफलता इसीलिए मिला कि उसके हमने सोशल चैलेंज कहां से आएगा उसको हमने एनालिसिस किया था। उसको हमने एड्रेस किया, तो आज देश में पहली बार 14 करोड़ लोगों को हमने डीबीटी में जोड़ा। तब तक ओरिजिनल खाता में थे 17 करोड़ लोग। 3 करोड़ घोस्ट कंज्यूमर को हमने उस डीबीटी के कारण निकाला। सरकार की पैसा बची, यानी देश की पैसा बची। हमने कहा जो लोग अपने जेब से एलपीजी खर्चा कर सकते हैं वो सरकार की सब्सिडी ना ले। लोग मेरे को मजाक किए थे, ऐसे कोई छोड़ता है क्या? हम 4 लोग बस में जाते हैं तो जानबूझ के आदमी अपने सीट के पास अपना रुमाल छोड़ देता है कि ऑक्यूपाइड दिखे कि उसमें कोई ना बैठो, आराम से जाए, तो दबंगी करता है थोड़ा उसमें। जब लोग अपना खाली बस की सीट नहीं छोड़ते हैं बाजू का, तुम कहते तो लोग छोड़ देंगे सब्सिडी। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सब्सिडी छोड़े थे। ये सोशल इशू था, हमने उसको उस एंगल से देखा था। आज देश में अगर 31 करोड़ लोगों के घर में और 11 करोड़ लोगों के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लगे हैं, ये सोशल इशू है। इस समाज की संतुलन तब बनेगा अगर, आज किसी से मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था कि जॉब और टेक्नोलॉजी, न्यू जॉब, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की दुनिया की कुछ समझ बढ़ा रही थी मेरा। कुछ डेवलप्ड देशों में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेशियो, कोरिया सबसे आर्थिक दृष्टि से विकसित देश है, डेवलप्ड देश है। कोरिया में अमूमन ये आइडियल माने जाता है कि पति पत्नी से अगर 2 बच्चे होते हैं तो रिप्लेसमेंट रेशियो समान रहता है, 2 के बदले 2। कोरिया में 0.5 तक पहुंच चुका है। किसी ने मजाक में कहा कुछ दिनों बाद कोरिया में रोबोट्स की ही पॉपुलेशन होगी। ये सामाजिक विषय है। समाज के हर एक वैज्ञानिक या मटेरियल या फिनेंशियल उपलब्धि के पीछे एक सामाजिक तत्व है और उसके पीछे एक आध्यात्मिकता है। क्यों करते हैं वो? क्यों करने की सोच की एक अलग प्रकार की माहौल हमारे देश में है। ये क्यों करना, इस लक्ष्य को क्यों जाना आगे, उसको ही हम भारतीयता कहे हैं। ये भारतीय जीवन प्रणाली की ये अभिन्न अंग ही रहा है। इतने बड़े देश में हम चंद दिनों में बिना पहचान के आत्मीय बन जाते हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एक है। ऐसा नहीं कि दुनिया में और देशों में ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सारा विषयों पे भारत में एक दृष्टिकोण है और इसको आज 21वीं सदी में उस भारतीय दृष्टिकोण को, कभी कभी हम कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। उसके अर्थ क्या है? अभी G20 के समय में हमने ग्लोबल साउथ के नाम पे देश की, दुनिया के गरीब देशों को इकट्ठा किए। मेरे को सौभाग्य मिला 2 बार ग्लोबल साउथ की मंच पे सहभाग लेने के लिए, मिलने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए।
आज दुनिया के अनेक देश अपने शिक्षा प्रणाली कैसे होगा इसकी उनकी सीमाएं हैं सोचने का, प्रबंधन करने के लिए उनकी सीमा है। वो भारत की ओर देख रहे हैं। कोरोना के समय में अगर हम भारत की ओर से वैक्सीन दुनिया की 100 से ज़्यादा देशों के अंदर मेडिसिन और वैक्सीन ना पहुंचाते तो आज दुनिया की हेल्थ मैट्रिक्स की चित्र और कुछ होता है। ये भारतीय दृष्टिकोण है। इसी का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। ये समाज तत्व को, ये मूल आत्मीय के तत्व को खोज निकालने की सभी विधा में, सभी सामाजिक तत्वों में ये है। जड़ और चेतना के बीच में चेतना की शक्ति ज्यादा है। जड़ तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मटेरियल दुनिया तो बना ही लेंगे, उसमें कोई बहुत चिंता की विषय नहीं है। लेकिन ये क्यों करना? कभी चाइना को मैं समझने का कोशिश करता, अभी भी मैं समझना चाहता, और भी मेरा अध्ययन शायद कई लोगों का है, मेरे भी बढ़ते रहेगा, कि चाइना एक समय में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, जब चरम पे रहता है स्थिर नहीं रह पाता है। वो सब कारण क्या हो सकता है? उसके अंदर समाज के कारण हो सकता है, समाज की चरित्र हो सकता है। मैं कभी जापान की कोई विषय को समझना चाहता हूं तो मेरे मन में आज भी एक प्रश्न है, जो जापान वर्ल्ड वॉर के अंदर इतना क्रूर था कि उसको नियंत्रण करने के लिए एटॉमिक बम को दुरुपयोग करना पड़ा लोगों को। आज कोई जापानी को देखो कैसे रहता है, अब विश्वास नहीं होता है कि वो पुराना जापान सही था या आज के जापान सही है। ये कोई स्ट्रैटेजिक पोजीशन उनकी नहीं है। मैं जापान में कुछ दिखने के लिए गया था, लेकिन मेरे मन में था कि जापान समाज ऐसे कैसे हो गया, मैं उसी में उलझा रहा। मित्रों, हमारी जो पूंजी है, भारत की जो पूंजी है, उसकी समाज तत्व ICSSR उसी समाज तत्व को एक नई परिभाषा देगा। भाषा तो वही पुरानी है, तत्व तो ही पुरानी है। आज 21st सेंचुरी में उसको कंटेम्प्ररी लैंग्वेज में इस भारतीयता को नैरेटिव बनाए, और ये जो आज हमारे पहल हुई उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, और आप जैसे महानुभाव आप आके इस नई पीढ़ी को आशीर्वाद करने के लिए आप उपस्थित हुए, आपको भी आभार, धन्यवाद।